सर कोई ऐसा केस आप इंटरेस्टिंग जो आपको लगा हो हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि जिसमें ना आपको लगा हो कि यार ये बड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए साइबर क्राइम मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जैसे कि एक केस था कि मैं बहुत अर्ली स्टेज का केस बता रहा हूँ ओके। आपको। 2011-12 की बात है। 2011 मैं नोकिया के लिए काम करता था। उस ओके। समय फिनलैंड में था और उस समय नोकिया स्मार्टफोन N95 N96 फ़ोन बना रहा था। ये रिलीज़ हो चुके थे। तो एक केस आया पेरिस पुलिस का कि उसमें किसी केस में N96 यूज़ हुआ है। ओके। तो चूंकि मैं उस पर काम कर रहा था तो मुझे भेजा गया। वहाँ से एक सिटी है रेन RENNES ओके। रेन करके एक सिटी, वहाँ ले जाके गए। और वहाँ एक लेडी ने मुझे बताया कि मुझे एक फ़ोन आया और उस कॉलर ने कहा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है ओके। और 1 घंटे का समय है, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए। कोई नाइजीरियन अकाउंट उसने दिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लेडी को लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया कि आई थिंक वो गलती कर रहे हो, ज़िंदगी भर पछताओगे। ओके। थोड़ा डराया तो वो घबरा गई। वो उस समय ऐसा नहीं होता था कि हर किसी के पास फ़ोन हो, सो शी कुड नॉट चेक कि उसकी बेटी कहाँ है। वो वेट ही कर रही थी। तो उसने नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और 1 घंटे में मैं कैसे अरेंज करूँगी एंड प्लीज़ गिव अस सम टाइम, ऐसे करके। तो उसने कहा कि मुझे ये मत बताओ कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, क्योंकि आप अभी अपने बेडरूम में जहाँ पर हो, आपके पीछे एक पेंटिंग टंगी हुई है ओके। और उस पेंटिंग की कीमत $10,000 है या कीमत उसने दी। बिल्कुल। तो एकदम से चौंक गई कि इसको कैसे बिल्कुल पता कि पता पीछे है। पेंटिंग। वो भाग के अपने ड्राइंग रूम में आई। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है, आई थिंक आई मिस्टेकन, आप गलत जगह कॉल लगा दिए। अभी आप जहाँ ड्राइंग रूम में हो ना, उसके आपके राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है, उसकी कीमत इतनी है। वो बिल्कुल, उसको काटू तो खून नहीं। उसने तुरंत लैपटॉप खोला, पैसे तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। उसको लगा ये बंदा मुझे देख रहा है तो सच बोल रहा है। बिल्कुल। 1 डेढ़ घंटे बाद उसकी बेटी सेफली घर वापस भी आ गई। वो किडनैप नहीं हुई थी। ओके। तो उसने पुलिस में कंप्लेन की कि ये हुआ क्या मेरे संग, बिल्कुल। और कैसे उसने मुझे कन्विंस कर दिया। तो पुलिस ने सारा घर देखा, कोई कैमरा तो नहीं है, कोई सर्वेलेंस यूनिट, तो कुछ नहीं मिला। तो अंत में उसका फ़ोन पर डाउट गया और फ़ोन को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया, पर फ़ोन में भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने फिर फ़ोन की कंपनी से बुलाया लोग कि भाई आप नोकिया वाले देख, क्योंकि उस समय नोकिया वाज द लीडिंग प्लेयर। यूरोप में हर जगह नोकिया बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं गया तो मैंने भी फ़ोन का स्कैन किया तो पता पड़ा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सेफ फ़ोन। तो हम वापस आ गए। एयरपोर्ट पर थे। एयरपोर्ट पे मैं देखा कि एक बच्चा एक फ़ोन लेकर ऐसे दीवार के सहारे कुछ कर रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? वो मेरे पास आया, बोला गेम खेल रहा हूँ। ओके। कौन सा गेम? बोला ट्रू फाइटर गेम। कैसे काम करता है? बोले इसको ऐसे कैमरा, इसको लॉन्च करो, कैमरा ऑन हो जाता है और दीवार के सहारे ले जाओ तो कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं व्यू फाइंडर ओके। मोड में, ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट। उसको कैप्चर करो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू पोकेमॉन गो, बट इट वॉज लॉन्ग बैक, ओके। 5-6 साल पहले पोकेमॉन गो के। तो मैंने कहा अच्छा, इसका कैमरा हमेशा ऑन रहता था। तो मैंने उस आईओ से पूछा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, मैंने कहा यार ये लेडी के फ़ोन में ये गेम है क्या? बोला हाँ है। अरे। तो मैंने फ़्लाइट कैंसिल की, आह, मैं वापस गया, मैंने उस गेम को रिवर्स इंजीनियरिंग किया तो पता पड़ा उस गेम के थ्रू उस लेडी के घर की करीब 150 इमेजेस क्रिमिनल के सर्वर पर अपलोड हुई थी रोमानिया में। और इस लेडी का लड़का जो बच्चा था वो ये गेम खेलता था वही गेम। उसी फ़ोन से। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके घर की हर दीवार, हर कोने की पिक्चर वहाँ गई हुई है। लेकिन उसको ये कैसे पता पड़ता था कि ये लेडी अभी बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में? इतना रियल बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल लोकेशन एग्जैक्टली। आज भी पता करना मुश्किल है, बिकॉज विद ऑल लेटेस्ट और 8 टेक्नोलॉजीज। साल वो मतलब 10 2008-9 साल की में तो बात कर, बहुत 10 ज़्यादा साल बिल्कुल। 12 साल पुरानी बात मैं बिल्कुल। कर रहा हूँ जी, क्योंकि इस कोने में आप हो या इस कोने में आप हो, आज भी ये पता करना बड़ा बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल है रिमोटली। एग्जैक्टली। तो मैं सोचा कि यार ये कैसे कर रहा था, इतना कैसे पता किया इसने। थोड़ा गूगल सर्च किया तो पता पड़ा कि एक मुझे रिसर्च पेपर मिला ओके। और फिर उसी तरीके से वो क्रिमिनल पकड़ा भी गया। हमने उसको पकड़ा भी था। वो पूरा इंसिडेंट नहीं बताऊंगा कि वो आप मेरे ओके। पॉडकास्ट पे सुनिए जाके स्टोरीज। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन करता वो कैसे था कि आपके घर में एक चीज़ होती है, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आज सबसे पहले क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं? एग्जैक्टली। नहीं। परमिशन। आप मांगते हैं वाईफाई। ओके हाँ वाईफाई। किसी घर जाते हैं कि साहब पहले यार वाईफाई दो, कुछ फटाफट कुछ करना है। तो आपके घर का वाईफाई, जैसे वहाँ वाईफाई राउटर लगा हुआ है, मैं जब वाईफाई राउटर के पास जाता हूँ तो मेरा फ़ोन का सिग्नल लेवल बढ़ने लगता है। एग्जैक्टली। जब मैं उससे दूर जाता हूँ तो कम होता जाता है। मेरे हर कमरे में घर के सिग्नल लेवल अलग होता है, हर दीवार पर सिग्नल लेवल अलग है। तो जब वो पिक्चर्स कैप्चर हुई तो उस दीवार पर कितना सिग्नल लेवल है वो भी कैप्चर होके गया। ओके। जब ये लेडी उससे बात कर रही है तो इस समय क्या सिग्नल लेवल है उसका, वो उसको मिल रहा था उसी गेम के थ्रू। सो बेसिकली ही कुड फिगर इट आउट कि इसके आसपास क्या होगा। तो जो वाईफाई का सिग्नल लेवल है उससे वो लोकेट कर पा रहा था कि लेडी बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में है। अरे। और
किस ओरिएंटेशन में, तो ये बड़ा खतरनाक लगा मुझे। लगा मैंने कहा यार इस हद तक क्रिमिनल जा सकता है, और दैट टू लॉन्ग बैक। मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिमिनल्स आर ऑलवेज इनोवेटर्स, ये इतने इनोवेट करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जितना भी इनोवेशन दुनिया में होता है उसका जो पहला यूज़र है वो एक क्रिमिनल होता है। अब ये चीज़ आगे जाके अलग अलग जगह यूज़ हुई होगी, वाईफाई बेस्ड ट्रैकिंग अब कॉमन है, एसेट मॉनिटरिंग उधर दुनिया जगह यूज़ होती है, पॉजिटिव यूज़ है। पर इससे सबसे पहले क्रिमिनल ने उसको इस्तेमाल किया अपने पर्पस के लिए, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, और लोगों को लूटा ही होगा। फिर हमने उसको पकड़ा भी, वो पकड़ा भी इसीलिए गया क्योंकि नोकिया का जो फ़ोन है वो प्रोप्राइटरी ओएस यूज़ करता है, तो उस पर कोई भी ऐप बनाएगा तो उसके लिए एक साइनिंग प्रोसेस होता है जैसे कि आईफोन का। और उसके अर्ली यूजर्स जो थे वो हमने ट्रैक किए कि सबसे पहले किसने टेस्ट किया इस एप्लीकेशन को, कि जिसने बनाया होगा। अच्छा। तो उस तरीके से हम पहुंच पाए। बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन, और इसने बहुत कुछ सिखाया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत खतरनाक केस था, जो जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आगे क्या होने वाला है उसकी झलक मिल गई थी, जो हम सबको सीखनी। बिल्कुल सर, एक चीज़ और बताएं इसमें कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, आप सबसे आगे रहते हैं एक तरीके से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग जब आप होती है चीज़ों में, तो आप पे पर्सनल अटैक नहीं हुए कुछ? होते हैं। तो किस बिल्कुल तरीके से होता है। आप उसको, मतलब आप पे तो और सोफिस्टिकेटेड होते होंगे ना, उसको पता होगा कि यार ये बंदा जो है ना ये सब कुछ जानता है मेरे बारे में, तो बिल्कुल 10 बंदे लोग जो एक्सपर्ट होता है वो मिलके आप पे अटैक करते होंगे। नहीं वैसे देखिए ऑर्गेनाइज तरीके से इसलिए होते हैं क्योंकि दो तरह से लोग आपसे परेशान होते हैं। एक तो है क्योंकि क्रिमिनल है और आपने कुछ कर दिया, दूसरा होता है कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी पॉपुलैरिटी से खुश ना हो या आपकी रीच से खुश ना हो, वो लोग भी होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो गुड, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क, और वो फिर आपको टारगेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से होता है। कई सारे मैंने ऑफिसर्स देखे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस में, वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर्स, उनको टारगेट किया गया और करोड़ों खर्चा करके उनको फंसा दिया गया और उनको सस्पेंड करा दिया गया। और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता पड़ा कि अरे सारे फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब वो हो रहा था तब सारा सिस्टम उनके अगेंस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें उन सबके साथ होंगी जो भी थोड़ा सा ठीक डायरेक्शन में जाएगा और ग्रो करेगा, उसको लोग टारगेट करके खींचने की कोशिश करेंगे ही, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, मीडिया में हो, आपके बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो। तो ये तो रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन ये है कि आपके ऊपर फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप किस तरह से उस चीज़ को इग्नोर करके, ना उससे इन्फ्लुएंस हुए, अपना काम करते रहें, ना लालच में आए ना डरें। ये दो चीज़ें हैं जो आपके संग हो सकती हैं। या तो लोग डराएंगे, डराया बहुत लोगों ने। मैं आपको एक केस बताऊं कि मैं जब स्टार्टिंग में केसेस एसटीएफ के संग काम किया, मैंने काफ़ी यूपी एसटीएफ के संग, तो उसमें ऑफिसर्स थे तिवारी जी, आनंद तिवारी जी, वो काफ़ी समय रहे। हमारे प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी भी एसटीएफ में थे। तो ये सारे ऑफिसर्स काफ़ी अपराइट ऑफिसर्स थे, और प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी को लोग इंडिया का पहला साइबर कॉप बोलते हैं। ओके। उन्होंने पीएचडी की हुई है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, तो पहली शायद पीएचडी होगी, इसलिए उनको प्रोफेसरशिप दी गई। तो ऐसे लोगों के संग काम करने का मौका मिला तो आप को भी बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन जब थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन फैल गई तो एक कोई स्टेट का गृह मंत्री का लड़का मेरे पास आया ओके। और बोलता है कि साहब मेरा कोई 250 करोड़ लेके गायब हो गया है, उसको ढूंढ दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा किसने दिया नंबर? मैंने कहा साहब किसी आईजी का नाम लिया, उन्होंने दिया। मैंने कहा तो आप उन्हीं से करा लीजिए, मतलब तो पुलिस एग्जैक्टली तो सब कुछ कर सकती है। बोले नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि आप ढूंढ देंगे, तो हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो मैंने सर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, और मैं क्योंकि मुझे भी पुलिस की थोड़ी बहुत हेल्प तो लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि मैंने ढूंढ भी दिया, मान लो नहीं, तो वो मेरे से बोलता है तो आप ऐसे कीजिए ना, हैक कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैंने सर मान लो मैंने कर भी दिया, तब भी वो कोर्ट एडमिसिबल नहीं होगा। कोई भी एविडेंस जो आप चाह रहे हो वो पुलिस के प्रोसेस से निकलेगा तभी कोर्ट एडमिसिबल होता है। बोले नहीं नहीं हमें कोर्ट जाना ही नहीं है। ये बोला तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने फिर आप करने क्या चाहते हो? एग्जैक्टली वो पीछे क्या है हाँ इसके तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ। मैंने कहा मैं समझ गया, मैंने कुछ गड़बड़ मामला है। मैंने कहा सर, फिर मैंने उसको दाएं बाएं करके मना करना शुरू कर दिया। अब इसको लगा कि मैं शायद जानबूझ के मना कर रहा हूँ। वो अगले दिन आया एक चाबी लेके BMW की, और मेरे घर में ऐसे, सर ये गाड़ी लाया आपके लिए, आप चलाइए। क्यों? अरे यार सर आप टेंशन लीजिए, मेरे पास बहुत हैं, आप एक आप चलाइए ना, मैं दोस्तों को देता रहता हूँ। बिल्कुल। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये तो उस समय हमारी छोटी गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं थी, वो BMW की चाबी देके चला जा रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं साहब मैं तो नहीं चला पाऊंगा। वो जबरदस्ती रख के चला गया।
उसके बाद ये प्रेशर जो होता है ना आपके पास, ये आपको बहुत डरा देता है। तो मैंने अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या करें? तो मतलब एक जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, उस समय राजदीप सरदेसाई जी CNN IBN में थे। उनको कॉल किया उन्होंने कि आज के शो में आप 9 बजे अमित को लाइए। तो उसमें कोई असमीज़ का एक हेटेड SMS का इंसिडेंट चल रहा था। बैंगलोर में असमीज़ को हेट SMS भेजे जा रहे थे, और वो लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, और उसमें काफ़ी लोग कुछ कैजुअलिटी भी हुई थी। उसका इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था उसमें। तो उन्होंने कहा कि इस पर आप एक डिस्कशन कर लीजिए। वो किया डिस्कशन, और जैसे ही वो मीडिया में आना शुरू हुआ तो फिर ये दब गए सारे। तो मुझे समझ आया मीडिया का बड़ा पावर है, इसीलिए मीडिया कुछ भी कर लेती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन मीडिया से सीधे अपफ्रंट पंगा नहीं लेता। एग्जैक्टली। उसको जैसे समझ में आ जाएगा यार ये आदमी कनेक्टेड है, तो फिर वो ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। तो उससे फ़ायदा हुआ, और फिर वो मैंने मकान मालिक को दी चाय, मैंने कहा ये भाई साहब आएंगे, उनको दे देना मेरा को, और वहाँ से मैं छोड़ दिया, घर ही छोड़ के हम कहीं और शिफ्ट हो गए। बट इट हैड हैपेंड।